नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। सीएम योगी ने लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज और इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। दोनों मेडिकल कॉलेजों पर मानव अंगों की तस्करी के आरोप लगे हैं। ये गंभीर आरोप लगाते हुए मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी। कोरोना पेशेंट का ऑपरेशन इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में किया जा रहा था, जो कोरोना पेशेंट का ऑपरेशन नहीं होता है। उसको जानकारी जब मैनेजमेंट को हो गई तो लगा कि ये बात आगे बढ़ जाएगी, इसलिए उसको उसका मोबाइल छीन करके और उसको वेंटिलेटर पे जबरन एडमिट करा दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बाकायदा एरा और इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए। बाकायदा ये जांच कर 14 दिन के अंदर रिपोर्ट सीएम दफ्तर को सौंपी जाएगी, जिसके बाद ये तय होगा कि आखिर इन दोनों अस्पतालों में डेड बॉडी की मानव अंगों को निकाल कर आखिर उसका किया क्या जाता था। फिलहाल अभी आरोप पुष्ट नहीं है, लेकिन सांसद के पत्र के बाद सीएम योगी की तरफ से जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। महोबा के पत्थर मंडी कबरई के बहुचर्चित खनन व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत मामले में पुलिस को करीब 80 दिन बाद पहली बड़ी कामयाबी हाथ लगी। स्वाट सर्विलांस टीम ने मामले में आरोपी तत्कालीन थाना प्रभारी देवेंद्र शुक्ला को जिले के महोबगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। वहीं फरार आरोपी महोबा के तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार और कांस्टेबल अरुण यादव की सरगर्मी से तलाश चल रही है। इस समय मुकदमे में वांछित चल रहे पूर्व थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक देवेंद्र कुमार शुक्ला को आज हमारी टीम ने जो है गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु लिया जा रहा है। खनन और विस्फोटक व्यापारी इंद्रकांत की बीते 13 सितंबर को गोली लगने से कानपुर रिजेंसी में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इंद्रकांत के परिजनों ने आरोपी आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया और मुकदमा दर्ज कराया था। प्रदेश के माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज जिले के नैनी थाने के हिस्ट्री शीटर और चाका के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। औद्योगिक थाना क्षेत्र के महुआरी में बने दिलीप मिश्रा के कमर्शियल मार्केट को जेसीबी मशीनों से जमींदोज कर दिया गया। करीब 350 वर्ग गज में दिलीप मिश्रा ने अवैध रूप से कमर्शियल मार्केट बना रखा था, जिसमें नीचे दुकानें थी और ऊपर लगभग 30 कमरे का हॉस्टल चल रहा था। बिल्डिंग का निर्माण नियमों के खिलाफ किया गया था। बिल्डिंग गिराते समय दिलीप मिश्रा का करीबी नवनीत मिश्रा पिस्टल लेकर पहुंचा और प्राधिकरण के अफसरों पर रौब झाड़ने लगा। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस नवनीत के लाइसेंस की जांच करेगी। देश के लिए कि माफियाओं, हिस्ट्री शीटरों, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उसके क्रम में आज प्रयागराज में कार्रवाई हो रही है। ये कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर है, इनके विरुद्ध दिलीप मिश्रा इनका नाम है। वर्तमान में ये जेल में निरुद्ध हैं। इनके विरुद्ध स्टेट ऑफ यूपी और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में मिला के लगभग 40 से अधिक आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। बिजनौर में भी कुख्यात अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने का अभियान जारी है। गिरोह बनाकर अपराध करने वाले शातिर बदमाश वकील कुरैशी की 20 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क की। डीएम के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई कर दुकान और प्लॉट को सील कर दिया गया। संपत्ति कुर्क करने से पहले पुलिस ने मुनादी और ढोल बजवाकर लोगों को इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने कहा, जो भी अपराधी इस तरह आतंक फैलाकर संपत्ति बनाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ पुलिस इसी तरह से कार्रवाई करेगी। आरोप है कि वकील कुरैशी इलाके में आतंक और भय व्याप्त कर लोगों को डराकर अवैध वसूली भी करता है। वकील कुरैशी नाम का व्यक्ति है, जिसके ऊपर कई तरह के आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इसका एक अपना अवैध स्रोतों से कमाई हुई धन का एक गैंग चल रहा था, जिसमें वकील अहमद, इसके साथ ही इदरीस अहमद और शमीम अहमद, जो वर्तमान में इसी मुकदमे में जेल में बंद हैं। इनकी जो अवैध स्रोतों से कमाई की संपत्ति की धारा, गैंगस्टर की धारा 14(1) के अंतर्गत आज जो है लगभग 20 करोड़ 33 लाख 62,116 रुपये की, लगभग 20 करोड़ 34 लाख रुपये की संपत्ति जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुर्क कर ली गई है। सूचित किया जाता है कि जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार माफियाओं के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत जौनपुर पुलिस ने जिले में एक और गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क की। पुलिस ने कुख्यात शराब तस्कर वीर बहादुर सिंह उर्फ पिंटू सिंह की 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई। पुलिस के मुताबिक अपराधी वीर बहादुर सिंह ने गलत तरीके से कमाई किए गए पैसों से अपने पिता के नाम पर जमीन खरीदी और चारों तरफ से बाउंड्री वॉल का निर्माण करा दिया। इस जमीन की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। पुलिस ने मुनादियों और माइक से अनाउंस करके संपत्ति को कुर्क किए जाने का ऐलान किया। थाना बरदरी जौनपुर अपराधी गतिविधियों में अवैध रूप से अर्जित की गई धनराशि
उसके विरुद्ध 15 अभियोग पंजीकृत हैं और मछली शहर पुलिस के द्वारा उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। शराब तस्कर पिंटू सिंह का जौनपुर और आसपास के इलाकों में अवैध शराब का कारोबार चलता था। आबकारी विभाग की तरफ से कई बार उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। रायबरेली में होम्योपैथी विभाग की जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। नोटिस मिलने के बाद भी भूमाफियाओं ने सरकार की कीमती जमीन पर से अपना कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद डीएम वैभव श्रीवास्तव के निर्देश पाते ही सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी ने होम्योपैथी विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए भूमाफियाओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया। सदर कोतवाली स्थित ग्राम विकास संस्थान के पास 2010 में प्रदेश सरकार ने होम्योपैथी विभाग को जमीन आवंटित की थी, लेकिन सरकारी अमले के उदासीन रवैये की वजह से होम्योपैथी विभाग अपनी इस जमीन पर कब्जा नहीं कर पाया। 2019 में कार्यालय निर्माण के लिए सरकार ने पैसे जारी कर दिए, लेकिन जिला प्रशासन फिर भी भू माफियाओं पर कार्रवाई न कर पाया। लेकिन अब ये कार्रवाई की गई है। भूमि को खाली करवाने के लिए पूरा प्रशासन सिटी मजिस्ट्रेट साहब साथ में है और वहाँ से आदेश खाली हो गया। हाँ, खाली हो गया। हाथरस केस में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। सीबीआई ने कोर्ट में अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश की। पीड़ित के परिवार के एक सदस्य को सरकार ने नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन अब तक सरकारी नौकरी न मिलने पर कोर्ट ने सवाल किए। असेंबली मेंबर्स को जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 1% को नौकरी देने की बात की थी, तो उसके लिए भी कोर्ट ने स्टेटस मांगा है कि क्या हुआ, अभी तक क्यों नहीं नौकरी दी गई, ये सारी चीजें कोर्ट ने डिस्कस की है। पीड़ित के परिवार की वकील ने कहा कि कोर्ट ने हाथरस डीएम की भूमिका पर नाराजगी जताई और कहा कि पीड़ित के परिवार को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। हाथरस डीएम की तरफ से कहा गया था कि पीड़ित का परिवार मुआवजा नहीं लेना चाहता। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को है। विक्टिम परिवार था, उनका कहना था कि मुझे कंपनसेशन चाहे ना दिया जाए, लेकिन मेरी बेटी को जस्टिस मिले। बट हाथरस डीएम ने एक लेटर बनाया और इसमें लेटर में जो कि मैनिपुलेटेड लैंग्वेज थी उस परिवार को दिया कि आपने कंपनसेशन लेने से मना किया, जबकि ऐसा नहीं था। उस पर स्टेट को काफी फटकार लगाई गई है। यूपी सरकार ने अगले 6 महीने के लिए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। इस दौरान सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा। योगी सरकार के आदेश में कहा गया है कि 6 महीने तक फिलहाल कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना वायरस हावी हो रहा है। स्थितियों को देखते हुए योगी सरकार ने कमर कस ली है। किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है। यही वजह है कि कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार एक के बाद एक बड़े और कड़े फैसले कर रही है। कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने तक एस्मा लगा रहेगा। यानी कि अब कोई सरकारी कर्मचारी संगठन हड़ताल पर अगले 6 महीने तक नहीं जा सकेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले योगी सरकार ने मई के अंत में 6 महीने के लिए एस्मा लगाया था, जिसकी अवधि नवंबर में खत्म हो रही थी। इसलिए सरकार ने अब इस एक्ट को अगले और 6 महीने के लिए लागू कर दिया है। कोरोना प्रोटोकॉल सख्ती से लागू करने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए, जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू होंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के लिए जो मापदंड बनाए गए हैं, उनका सख्ती से पालन किया जाए। कोरोना के मामलों में जो गिरावट आई है, राज्य सरकारें उसे बरकरार रखने की कोशिश करें। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, सिनेमा हॉल में 50% तक, स्विमिंग पूल, बिजनेस एग्जीबिशन हॉल में आंशिक रूप से पाबंदी जारी रहेगी। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने इस गाइडलाइंस को कंटेनमेंट, सर्विलेंस और काशन गाइडलाइंस का नाम दिया है। यानी जिन इलाकों में पाबंदी लगाई गई है, वहां पर सख्ती से पालन किया जाए। देश में कोरोना के मामलों में फिर से हो रही बढ़ोतरी पर कल प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करते हुए ढिलाई न बरतने को कहा था। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने आज नोएडा और गाजियाबाद के सीएमओ के साथ मीटिंग की। दोनों जिलों में बढ़ते मामलों को लेकर जानकारी ली। न्यूज 18 से खास बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन की तर्ज पर ही अभी पूरे उत्तर प्रदेश में काम होगा। नोएडा के बाद अब गाजियाबाद, मथुरा, आगरा आदि जिलों में भी हाईवे पर मेडिकल बूथ बनाकर रैंडम कोविड चेकिंग की जा रही है।
कोविड की फैसिलिटी को देखने आया था, जो हमारा यहाँ सेक्टर 39 में जो कोविड की फैसिलिटी बनी है, और वहाँ के पेशेंट से मैंने इंटरेक्ट किया वर्चुअल उस पर, उनसे हालचाल पूछा, उनसे जो दवाइयाँ मिल रही हैं, सुविधा मिल रही है, क्या ठीक है क्या नहीं है, वो पूरा मैंने लिया और थोड़ा बहुत हॉस्पिटल की समीक्षा करके मैं फिर इधर आ गया था। ये जिला अस्पताल में गया था, जिला अस्पताल से फिर यहाँ पर आया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली से बढ़ते हुए केस को देखते हुए हमने अपने कई जिलों में रैंडम सैंपलिंग शुरू की है। ठेले रेहड़ी पटरी वालों की भी सैंपलिंग हो रही है, जो 30 नवंबर तक चलेगी। शादी समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने पर मेरठ में पहला केस दर्ज हुआ है। लाल कुर्ती स्थित बैजल भवन में शादी समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर लड़के लड़की के पिता और गेस्ट हाउस के मालिक पर एफआईआर दर्ज हुई है। यहाँ बैजल भवन में शादी समारोह के दौरान न तो लोगों ने मास्क लगा रखा था और न ही यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था। इतना ही नहीं, सैनिटाइजर की भी व्यवस्था नहीं थी। शादी में शामिल लोगों की संख्या 300 से 350 थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे कार्यक्रम का वीडियो बनवाया और अधिकारियों को जानकारी दी। वीडियो के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो एक वहाँ पर चेकिंग के दौरान बैजल भवन में एक शादी हो रही थी। वहाँ पर लगभग 300-350 लोग के आसपास वहाँ पर मौजूद थे। तो जानकारी की गई तो उसमें बैजल भवन के जो मालिक हैं, जिनका वो गेस्ट हाउस है, इसके अलावा लड़की के पिता और लड़के के पिता दोनों के विरुद्ध, जिन्होंने ये गेस्ट हाउस बुक किया था, इन 3 लोग के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। एक तरफ जहां कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी रोकथाम के लिए सरकार से लेकर कोर्ट तक सख्त हो गई है। कोर्ट के आदेश के बाद कानपुर में ड्रोन कैमरे से बाजारों में निगरानी शुरू हो गई है और चालान भी काटे जा रहे हैं। हालांकि इतनी सख्ती के बावजूद अभी भी लोग बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूम रहे हैं। अब जो भी लोग बिना मास्क लगाए घूमते नजर आएंगे, उनको अस्थायी जेल में 24 घंटे तक रखा भी जाएगा और उनका चालान भी काटा जाएगा। जो भीड़ भाड़ वाले स्थान और जो मार्केट हैं, वहाँ पे ड्रोन से निगरानी करके अगर लोग मास्क का अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो उन पे कार्रवाई भी की जाएगी और साथ ही जो संबंधित थानाध्यक्ष हैं उन पे भी उन्हें भी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए हैं और अब उन लोगों की खैर नहीं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। वो लोग समाज के लिए भी हानिकारक हैं और अपनी जिंदगी के लिए भी हानिकारक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 100 वर्ष का वक्त सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके साथ अपार उपलब्धियों का जीता जागता इतिहास जुड़ा हुआ है। छात्र जीवन वो अनमोल समय होता है जो गुजर जाने के बाद फिर लौटना मुश्किल होता है। इसलिए अपने छात्र जीवन को एंजॉय भी कीजिए, एनकरेज भी कीजिए। पीएम मोदी ने कहा, रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री में सालों पहले निवेश हुआ, संसाधन लगे, मशीनें लगी, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, लेकिन कई वर्षों तक वहां सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग का काम ही होता रहा। संबोधन से पहले पीएम मोदी ने एक विशेष स्मारक डाक टिकट और लखनऊ विश्वविद्यालय के नाम पर 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, हम मुजफ्फरनगर से जहां हक की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने शिरकत की। इस दौरान महिलाओं ने अपने अधिकारियों को लेकर प्रश्न किए, जिसके जवाब डीएम साहब ने दिए। इस कार्यक्रम को जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया जा रहा है। भारत भर में सैकड़ों